हेलो एवरीवन, आपका आपके चैनल इंडिया इन्वेस्टिंग मेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक स्टॉक जो कि है बैंक ऑफ इंडिया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको अपने रीज़न्स बताऊंगा कि मुझे इस वक्त ये स्टॉक जो है वैल्यूएशन वाइज और ग्रोथ वाइज और परफॉर्मेंस वाइज अट्रैक्टिव क्यों लग रहा है। पर इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि मैं जो भी आपको बताने जा रहा हूँ मेरा सिर्फ ओपिनियन है, मेरी सोच है, मेरी समझ है और वो नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। इसमें कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग एडवाइस मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, ना ये बाय रिकमेंडेशन है ना सेल रिकमेंडेशन है। तो अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्रॉपरली इसको एनालाइज कीजिए और अपना डिसीजन खुद लीजिए। और बेटर रहेगा कि आप किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें ताकि आप सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन ले सकें। मैं ना ही कोई रजिस्टर्ड एडवाइज़र हूँ, ना ही मैं इस वीडियो के माध्यम से कोई भी आपको बाय या सेल रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। ये सिर्फ मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, अपनी नॉलेज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ लर्निंग पर्पसेस के लिए कि किसी स्टॉक को कैसे एनालाइज किया जाता है और मेरा पर्सनल जो ओपिनियन व्यू पॉइंट है वो स्टॉक के बारे में क्या है। और इससे पहले साथ में ये भी बता देता हूँ कि इस कंपनी के शेयर्स जो हैं मेरे पास हैं, तो ये डिस्क्लेमर है कि मेरे पास ऑलरेडी इस कंपनी के शेयर्स हैं और फिर भी मैं इसके लिए कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस स्टॉक की वैल्यूएशन मुझे इतनी अट्रैक्टिव इस वक्त क्यों लग रही है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके सामने आएगी वैल्यूएशन की, जब हम बात करते हैं तो दो पैरामीटर्स मेनली कंसिडर किए जाते हैं। एक होता है प्राइस टू अर्निंग्स, एक होता है प्राइस टू बुक वैल्यू। तो अगर आप इस कंपनी की प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो वो 8.33 के आसपास है यहाँ पे। यानी हर अगर हम 1 रुपये की बात करें जो ये कंपनी कमाती है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्टॉक की प्राइस जो है वो इस वक्त 8.33 रुपीज़ है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पे EPS जो है 9.35 है। अगर 9.35 को 8.33 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपको करंट प्राइस जो आपकी 75.2 है ये मिल जाएगी। और 8.33 जो है ये कभी भी PE जब 10 से नीचे होता है फॉर मोस्ट ऑफ द कंपनीज तो उसको काफ़ी अंडर वैल्यूड माना जाता है। और हम एक और तरीके से भी PE को इवैल्यूएट कर सकते हैं, वो होता है कि आप जो इसके पीयर्स हैं, यहाँ पे ये सारे के सारे जो इसके पीयर्स हैं ये मैंने लिस्ट किए हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है। अगर यहाँ सारे बैंक्स को हम देखें, ये सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, तो इनमें PE आप देख सकते हो कि किसी किसी का PE 17 तक है, किसी का 21 भी है, किसी का 8 है विच इज़ द सेम एज बैंक ऑफ इंडिया। तो या तो PE इसके आसपास है। अगर 6.73 की बात करें जो बैंक ऑफ बड़ौदा का है तो 8.33 के पास ही है, बहुत दूर नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि पूरा PSU का अगर हम यूनिवर्स देखते हैं, जो मेन बैंक्स यहाँ पे पीयर्स में ये दिखा रहा है, वहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आएगा कि प्राइस टू अर्निंग वाइज ये कंपनी सबसे ज़्यादा अंडर वैल्यूड नहीं है बट स्टिल अंडर वैल्यूड है। ओवरऑल मैं अभी भी क्यों कह रहा हूँ कि ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है, वो नेक्स्ट हमें चीज़ से पता चलेगा जो कि रहेगी प्राइस टू बुक वैल्यू। अगर आप देखें इस कंपनी की बुक वैल्यू जो है बैंक ऑफ इंडिया की 147 है और करंट प्राइस 75 है सिर्फ। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं बुक वैल्यू की बात करूं तो वो करंट प्राइस से डबल है। बुक वैल्यू जो होती है वो होती है कि शेयर होल्डर्स जो हैं, यानी जो इक्विटी है कंपनी में वो कितनी है, शेयर होल्डर्स की कितनी वैल्यूएशन है कंपनी में, तो वो है 147 रुपीज़। और जो करंट प्राइस है कंपनी का, जिस पे शेयर प्राइस जो बिक रहा है, वो है यहाँ पे सिर्फ 75 रुपीज़। अगर हम बाकी कंपनीज़ की बात भी करें, यहाँ पे जो बाकी बैंक्स थे जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था जैसे, इनको भी हम खोल लेते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि इनकी बुक वैल्यू का क्या हिसाब किताब है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फॉर एग्जांपल हम लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसकी करंट प्राइस बुक वैल्यू से ज़्यादा है। यानी आप अगर इसका शेयर खरीदते हैं तो आपको सिर्फ 569 रुपीज़ पे करेंगे, पर आपको सिर्फ 402 रुपीज़ पर शेयर की इक्विटी या बुक वैल्यू आपको मिलेगी। वेर एज बैंक ऑफ इंडिया के केस में अगर आप 75 रुपीज़ का शेयर खरीदते हैं तो आपको ऑलमोस्ट डबल, 147 आई थिंक यहाँ पे है, पर ऑलमोस्ट डबल 147 फॉर यू पे 75 रुपीज़ और आपको 147 रुपीज़ की इक्विटी आपके हाथ में मिलती है। तो ऐसा होता क्यों है कि जो कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं वहाँ पे यूजुअली एक प्रीमियम पे ट्रेड करती हैं, तो प्राइस टू बुक वैल्यू या प्राइस टू अर्निंग ज़्यादा हो जाता है। वेर एज जो कंपनीज का एक मार्केट कंसेंसस बन जाता है कि ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं, वहाँ वैल्यूएशन गिर जाती है, तो P2E भी गिर जाता है और प्राइस टू बुक वैल्यू भी गिर जाता है। तो जो मैं चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा भी देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए ऑलमोस्ट बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू बस बहुत थोड़ी सी ज़्यादा है करंट प्राइस से, बट डबल टाइप्स की नहीं है जैसे बैंक ऑफ इंडिया में दिख रही है। इसी तरह से पंजाब नेशनल बैंक भी देखते हैं तो यहाँ पे काफ़ी फ़र्क है नो डाउट। बट अगर यहाँ पे बुक वैल्यू जो है ऑलमोस्ट डबल हो रही है जैसे बैंक ऑफ इंडिया का है, उससे कम रेशो ही है यहाँ पे,
तो स्टॉक पी देखिए वो 17.1 है। तो बैंक ऑफ इंडिया में आपको दोनों चीज़ें मिल रही हैं कि पीई भी लो है और साथ के साथ जो बुक वैल्यू है वो भी बहुत अट्रैक्टिव है। इसीलिए वैल्यूएशन वाइज जो है ये कंपनी रिलेटिव टू अदर पीएसयू बैंक्स मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देती है। अब आते हैं दूसरे पैरामीटर पे, और वो है कि मैं पर्सनली ऐसे स्टॉक्स को प्रेफर करता हूँ जहाँ पे कि मुझे कंटिन्यूसली कैश फ्लो मिलता रहे। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हैं ना, तो आपको एक चीज़ होती है कि थोड़ा बहुत पैसा आपको मिलता रहे, आपको बार बार शेयर्स बेचने ना पड़े। तो उसके लिए डिविडेंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इस प्राइस पे आप देखिए डिविडेंड यील्ड जो है इनकी वो 2.66% है। अगेन अगर आप बाकी पीएसयू बैंक से इसको कंपेयर करेंगे तो स्टेट बैंक से ज़्यादा है। स्टेट बैंक का 1.99 है, बैंक ऑफ बड़ौदा के बराबर है ऑलमोस्ट, पंजाब नेशनल बैंक से डबल है। तो आप यहाँ पे मतलब किसी भी पैरामीटर पे कंपेयर कर लीजिए बाकी के बैंक से, चाहे वो वैल्यूएशन हो चाहे वो डिविडेंड यील्ड हो, क्योंकि अगर ये पैसा कंपनी डिविडेंड्स के फॉर्म में पे नहीं करती तो ये कहाँ जाता है, ये बुक वैल्यू को बढ़ाता है। तो ये बैंक जो है अच्छा डिविडेंड भी पे कर रहा है और उसके साथ साथ इसकी बुक वैल्यू भी अच्छी है। तो बिकॉज पैसे को दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं ना आप, या तो डिविडेंड में पे कर दीजिए या फिर उसको अपना रिटेन करिए रिजर्व्स में और वो आपकी बुक वैल्यू में शो होने लग जाएगा। तो यहाँ पे कंपनी अच्छा डिविडेंड भी पे कर रही है, उसके बावजूद इनकी बुक वैल्यू अच्छी है। और दूसरा जो मुझे दिखाई देता है कि कंपनी अब अच्छा प्रॉफिट्स बना रही है, तो ये बुक वैल्यू को अनलिमिटेड इंक्रीज करने का कोई पॉइंट नहीं होता एक पॉइंट के आगे। तो वहाँ पे हो सकता है कि ये कंपनी, ये बैंक जो है इससे भी ज़्यादा डिविडेंड्स पे करने लग जाए। यानी ये जो डिविडेंड यील्ड है, अगर प्राइस मान के चलेंगे कांस्टेंट 75 पे रहती है, तो डिविडेंड यील्ड हो सकता है कि कमिंग टाइम में 3%, 3.5% या इवन 4% तक पहुंच जाए। तो उसमें कोई मुझे अचंभा नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली इनके पास रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हैं, राइट। यहाँ तो वो रिजर्व्स को डिप्लॉय कर पाएँ कि उसको लेके वो लोन्स देंगे तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो हर तरीके से कोई भी जब बैंक का हम एनालिसिस करते हैं, बैंक के एनालिसिस में आपको याद रखना है कि बैंक का मेन बिजनेस जो होता है वो क्या होता है कि वो लोन पहले लेते हैं, यानी वो डिपॉजिट्स लेते हैं, उस पर वो इंटरेस्ट देते हैं लोगों को, और जो डिपॉजिट्स उनके पास आते हैं उसको वो आगे लोन में देते हैं। तो ये उनका बिजनेस है। जितना सपोज कीजिए कि डिपॉजिट इन्होंने कस्टमर्स से लिया, वहाँ पे इनकी जो कमाई होती है बैंक्स की वो सिर्फ नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है। सपोज कीजिए कि एफडी में लोग पैसा जमा कराते हैं बैंक में, तो 7% ये पे कर रहे हैं, और आगे जब ये किसी को लोन दे रहे हैं कार के लिए, घर के लिए, तो वहाँ पे ये 11% चार्ज कर रहे हैं। तो जो डिफरेंस है 4% का, उसे बोलते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो इनकी कमाई होती है, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ 4% मिलेगा इन्हें, जो इन्होंने पैसा बाहर से उठाया है। पर जो इनकी बुक वैल्यू का पैसा होता है, ये जो 147 रुपीज़ की इनकी बुक वैल्यू है, ये इनका अपना प्रॉफिट्स में से बचा हुआ पैसा है, जो पिछले सालों के इनके प्रॉफिट्स हैं। तो इस पैसे पे वो 7% इनको किसी को पे नहीं करना पड़ता। यानी ये पैसा जब लोन में लगेगा तो सीधा 11% की कमाई होगी। तो ये बहुत हाई रेशो है इनकी, इनका जो अपना पैसा, इनके जो अपने रिजर्व्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। उस वजह से जो इनकी अपनी कमाई है, जो कि हायर परसेंटेज पे होने वाली है, जहाँ पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन नहीं होगा बल्कि पूरा फुल मार्जिन होगा, जितने पे आप लोन दे पाओगे उतने पे आपकी कमाई होगी, तो वो यहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा है। इस वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होने का भी अच्छा खासा चांस है। और अगर वो ये नहीं करते तो ये पैसा ये डिविडेंड्स की फॉर्म में शेयर होल्डर्स को वापस लौटाएंगे। तो ये मेन रीज़न था। ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं हमेशा एवरेज जो वॉल्यूम होता है ट्रेडेड वो देखता हूँ, क्योंकि मुझे इलिक्विड स्टॉक्स में नहीं ट्रेड करना होता, तो इसकी लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मतलब 59 लाख शेयर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट ऑन अ मंथली बेसिस ट्रेड होते हैं। तो बहुत अच्छी खासी इनकी ट्रेडिंग है। और एक चीज़ आपको और समझा देता हूँ कि यहाँ पे जो डिविडेंड है वो सिर्फ 21% ऑफ इनका प्रॉफिट है। यानी जितना प्रॉफिट है अभी भी उसमें से ये 80% ऑलमोस्ट रिटेन कर रहे हैं, जो कि बुक वैल्यू में ऐड हो रहा है। सिर्फ 20% ये पे आउट कर रहे हैं, और वो भी 2.66% का डिविडेंड यील्ड बन जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा बैंक है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है इनका। बाकी यहाँ पे आप नंबर्स देख सकते हैं कि 5 साल में ग्रोथ 17% की इनकी EPS की रही है। लास्ट 3 ईयर्स में देखें तो मैसिव ग्रोथ है 43.5% की। और पेग रेशो जो है वो अगेन लेस देन 1 है। पेग रेशो जो नहीं जानते, प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशो होती है। अगर ये लेस देन 1 होती है तो कंपनी में ग्रोथ होती है अच्छी खासी, अगर मोर देन 1 होती है तो कंपनी ग्रो नहीं कर रही होती, बहुत तेज स्लो होती है ग्रोथ। और इसके अलावा फाइनली अगर प्रमोटर होल्डिंग देखें तो यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग, बिकॉज गवर्नमेंट बैंक है, तो 81.4% प्रमोटर होल्डिंग है, विच इज़ अगेन वेरी वेरी हाई। तो यहाँ पे हर चीज़ जो इस बैंक के लिए है वो पॉजिटिव दिख रही है फ्रॉम अ फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू। फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बैंक रिलेटिवली अंडर वैल्यूड है। रीजंस मैंने आपको बता दिए, जो मेरी थिंकिंग, मेरी ओपिनियन में मुझे लगते हैं, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। अब हम थोड़ा चार्ट्स पे चलते हैं, टेक्निकली हम समझने की कोशिश करते हैं।
तो टेक्निकली जब भी मैं चार्ट्स को मतलब चेक करता हूँ तो मैं हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करता हूँ, यानी सबसे पहले मैं मंथली चार्ट्स देखता हूँ, क्योंकि मंथली में क्या होता है ना, मेरे को उसकी पूरी हिस्ट्री जो आज तक की लाइफ साइकिल है वो पूरा दिख जाता है। तो यहाँ पे अब देखिए ऑलमोस्ट 23-24 ईयर्स का डेटा मेरे सामने एक चार्ट में मुझे दिख गया। और यहाँ मैं क्या देख सकता हूँ कि ये बैंक जो है ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और इसने अपना पीक बनाया ऑलमोस्ट 600 रुपीज़ के आसपास। मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा, 587 है शायद एग्जैक्ट, पर ऑलमोस्ट 600 रुपीज़ के पास इसने अपना यहाँ पीक बनाया और फिर इसने पूरा यहाँ पे डिक्लाइन किया है और ये उसी प्राइस लेवल पे तकरीबन ट्रेड कर रहा है जहाँ पे ये ट्रेड कर रहा था कोई 2004-2005 में। तो आप खुद यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि 2005 से लेके इस कंपनी के रिजल्ट्स में कितना इंप्रूवमेंट होगा। अगर वो हम देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे नीचे जा सकते हैं और इसकी P&L स्टेटमेंट जो है इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे 2005 से तो डेटा है नहीं, पर हम 12 से ही देख लेते हैं। तो 12 में देखिए 2733 करोड़ का इनका प्रॉफिट था, बीच में कुछ साल लॉस भी रहा है, पर फाइनली अब 3800 करोड़ का प्रॉफिट, ये आज तक का हाईएस्ट प्रॉफिट है। अगर आप इनका रेवेन्यू देखें तो ये आज तक का इनका हाईएस्ट रेवेन्यू है, किसी साल में इतना हाई रेवेन्यू नहीं रहा है। अगर आप इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो देखें तो वो भी आज तक का इनका हाईएस्ट है, और अगर आप इनका नेट प्रॉफिट देखें तो वो भी आज तक का इनका हाईएस्ट है। और जब कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट, हाईएस्ट रेवेन्यू, हाईएस्ट एबिटा पे काम कर रही हो तो ऑब्वियसली ये एक मतलब सिंक्रोनाइजेशन नहीं है कि कंपनी का, जब अगर हम चार्ट देखें तो पिछले 10 साल 12 साल में जो उसकी प्राइस है वो ऑलमोस्ट अपने लो पे ट्रेड कर रहा है। मतलब इसका बिल्कुल अगर यहाँ मैं लो देखूँ तो 32-33 रुपीज़ है और ये 75 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। कहाँ 600 का हाई था और कहाँ 75 रुपीज़ है, तो 90% ऑलमोस्ट ये स्टॉक यहाँ से नीचे आ चुका है। तो ये एक हाईली हाईली अंडर वैल्यूड स्टॉक हो जाता है सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि ये वैल्यूएशन भी जो थी 600 की, ये मार्केट ही दे रही थी इस कंपनी को, और ये वैल्यूएशन भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने ही इसको दी हुई है। तो ये काइंड ऑफ वो हो जाता है ना जो हिडन जेम्स के, अभी स्टॉक पे किसी का ध्यान नहीं है, कोई इस पे फोकस नहीं कर रहा है, पर चुप चुप तरीके से इस कंपनी ने ऑलमोस्ट जो है चुप चुपीते मतलब 4000 करोड़ का ऑलमोस्ट प्रॉफिट यहाँ बुक करना शुरू कर दिया है साल का। प्राइस टू अर्निंग नीचे आ चुका है और हर तरीके से ये बैंक अच्छा लग रहा है। अब एक और फाइनल फंडामेंटल पैरामीटर मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा जो बैंक्स के लिए स्पेसिफिकली एनबीएफसीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो होता है हमारा नेट एनपीए। नेट एनपीए का मतलब क्या होता है कि बैंक्स जो है वो लोन्स दे रहे हैं, राइट, और ये बैंक्स हमेशा ओवर लेवरेज होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखिए तो इसकी डेट टू इक्विटी जो है वो 12.2 है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर ज़रा सा भी लोन्स में डिफ़ॉल्ट हो जाए, क्योंकि इन्होंने अपनी जितने इनके अपने पैसे हैं उससे 12 गुना ज़्यादा कर्जा लिया हुआ है और वो कर्जा लेके ऑब्वियसली आगे लोन देते हैं, तो अगर उसमें डिफ़ॉल्ट होनी शुरू हो जाए तो इनके मैसिव लॉसेस हो सकते हैं। जैसे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जब आप लेवरेज पे ट्रेड करते हो तो प्रॉफिट भी आपका मल्टीप्लाई होता है पर आपका लॉस भी मल्टीप्लाई होता है ना। तो उसी तरह बैंक्स का काम होता है कि अगर ये लेवरेज है, बेसिकली डेट टू इक्विटी जब इतना है तो ये लेवरेज है बैंक के लिए, और अगर ये इतने हाई लेवरेज पे काम कर रहे हैं तो अगर ये प्रॉफिटेबल रहेंगे तो प्रॉफिट भी बहुत बनाएंगे, पर अगर एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा तो पैसा डूबेगा भी बहुत ज़्यादा। यानी अगर ये 1% पैसा डुबाएंगे तो एक्चुअली 1% पैसा नहीं डूबेगा, इनकी 12% जो यहाँ पे नेटवर्थ होगी वो डूब जाएगी। क्यों? क्योंकि 1% इनका पैसा जो ये आगे लोन कर रहे हैं दैट इज़ ऑलमोस्ट रफली 12 टाइम्स देयर नेटवर्थ। जो आज इस बैंक की नेटवर्थ है उसका 12% हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने 12 गुना लोन लिया हुआ है। तो अगर इस चीज़ को आप नहीं समझ पा रहे ठीक से तो अभी इसमें डिटेल्स में मत घुसिए, मेरे को कमेंट्स में लिख देना, मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना के बताऊंगा कि किस तरह से बैंक्स की लेवरेज जो है उसको स्टडी करना होता है, क्योंकि किसी बैंक में आपको डेट टू इक्विटी जो है ना 16-17 का भी मिल जाएगा। हालांकि आरबीआई की बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होती हैं और इनको रिजर्व्स बनानी पड़ती हैं, तो आजकल बैंक्स जो हैं उनको वो स्ट्रिक्ट नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं, बिकॉज आरबीआई बहुत ध्यान रखता है कि पब्लिक का पैसा डूबना नहीं चाहिए। पर फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता, ये चीज़ मैं बताऊंगा थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पर अगर जिसको समझ में आ गया वो इतना ज़रूर समझ ले कि एनपीए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, एनपीए ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर हम एनपीए की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेट एनपीए ये 2.46 दिखा रहा है। अब हम नीचे चल के देखते हैं, यहाँ पे नॉर्मली मेंशन होता है नेट एनपीए P&L स्टेटमेंट में, तो यहाँ पे इस वक्त नहीं दिखा रहा है, पर हम इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को खोल लेते हैं। तो ये बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि कई बार जो होता है ना, जो इसकी समरी लिखी होती है वो जिन लोगों ने लिखी होती है वो अपडेट नहीं करते।
अब इसमें मैं सिंपली सर्च करूँगा नेट एनपीए से, तो आप देख रहे हैं कहीं कहीं पे सर्च होके मुझे मिल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा है नेट एनपीए रेशो केम डाउन फ्रॉम 2.34% इन मार्च टू 1.66% इन मार्च 23। यानी अब ये वैल्यू अगर हम देख लेते जो यहाँ पे लिखी है तो गलत हो जाता, क्योंकि ये 2.46 जो है ये पुरानी वैल्यू है, जब ये अपडेट किया गया होगा। तो ये समरी यहाँ पे बिल्कुल लेटेस्ट नहीं है। लेटेस्ट वैल्यू क्या है 1.66%, और पहले कितनी थी पिछले साल 2.34%। इसका मतलब क्या है कि एनपीएस इनके रिड्यूस हो रहे हैं, और ये कितना है, छोटे अमाउंट से रिड्यूस नहीं हो रहे, ऑलमोस्ट 80 बेसिस पॉइंट से इन्होंने अपने एनपीएस को रिड्यूस किया। ये एक मैसिव रिडक्शन होता है, क्योंकि आप सोचिए कि अगर 12 टाइम्स बैंक लेवरेज्ड है और इन्होंने 80 बेसिस पॉइंट्स का एनपीए रिकवर कर लिया है, तो वो कितना ह्यूज अमाउंट होगा, राइट। कितना ह्यूज अमाउंट का एनपीए होगा, जो लोन्स में मतलब इनको वापस पैसा नहीं मिल रहा था, वो इन्होंने फॉलो अप करके या अलग अलग तरीके जो भी इनके तरीके होते हैं अपने पैसे को वापस लेके आने के, वो इन्होंने रिकवर कर लिया है। तो एनपीए बैंक का गिर रहा है, बैंक की हाईएस्ट एवर रेवेन्यूज हैं, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स हैं, और प्राइस को अगर आप देखें सारा कुछ मतलब पॉजिटिव की तरफ जा रहा है सिवाय प्राइस के। तो ऑब्वियसली ये आपकी एक एक्सीलेंट बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। और मेन क्या होता है ना कि बाकी बैंक्स जो हैं, जो फेमस पॉपुलर बैंक्स हैं, वो फटाफट शूट अप करते हैं, और इससे पहले कि उनकी पॉजिटिव न्यूज़ आए वो पॉजिटिव न्यूज़ प्राइस में फैक्टर इन हो जाती है और प्राइस ऊपर शूट कर जाती है, और फिर लोग एक्सपेंसिव होने पे खरीदते हैं। ये ऐसा बैंक है जहां ऑलरेडी न्यूज़ आए, जो रिजल्ट्स आए, और ये मार्च के रिजल्ट्स हैं, तो अब सोचिए जून खत्म होने वाला है, तो यहाँ के जो जून की इसकी परफॉर्मेंस है वो अगले 12 दिन में लॉक हो जाएगी, और वो परफॉर्मेंस की बेसिस पे ऑलरेडी मतलब 3 महीने हो चुके हैं, इनके एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स एक क्वार्टर के बन चुके होंगे, जो अभी तक फिगर्स हमारे पास नहीं है, बट जब आएंगी तो पता चलेगा कितना हो गया। और वो चीज़ जब फैक्टर इन होगी तो इसकी प्राइस कहाँ पे होनी चाहिए। तो मैं इसकी ऑब्वियसली कैलकुलेशन भी करी होती है, कैलकुलेशन करके अगर हम इसको देखते हैं तो वहाँ पे भी ये अंडर वैल्यूड ही निकल के आता है। तो मैंने यहाँ पे इसके शेयर्स जो हैं वो परचेज़ किए हैं, और इस वक्त ये ट्रेड कर रहा है तकरीबन 75 रुपीज़ पे। और इसमें जो मेरा तरीका है ट्रेड करने का वो ये है कि मुझे नहीं पता ये 75 पे रहेगा कि और नीचे गिरेगा। तो यहाँ से हम थोड़ा सा टेक्निकली चेक करने के लिए डेली चार्ट पे भी चलते हैं, एक बार डेली चार्ट को देखते हैं। और डेली चार्ट्स पे अगर हम देखेंगे तो मेरे को बेसिकली लेवल्स चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 75, अगर ये देखिए यहाँ पे बार बार इस लेवल के बीच में घुसा है, घुमा है ये, तो यहाँ पे 75 का एक लेवल है, और इसके नीचे सपोजिंग यहाँ से ये नीचे गिरता है तो अगला लेवल इसका यहाँ 46 के अराउंड या 50 के अराउंड आप मान सकते हैं कि बैठेगा। तो इसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, पहली बात बैंक फंडामेंटली साउंड है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग चाहते हैं तो यहाँ पे आराम से, मतलब मेरा तो मानना है कि यहाँ पे की जा सकती है। और दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि अगर यहाँ पे प्राइस नीचे गिरता भी है तो दिस शुड बी कंसिडर्ड एज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय मोर, क्योंकि प्राइस गिरने का यहाँ मेनली कोई रीज़न नहीं होगा। मुझे सीरियस डाउट है कि जो बैंक अपना हाईएस्ट एवर रेवेन्यू और प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में, पिछले ईयर में बुक कर रहा है, वो ऑल ऑफ अ सडन इस क्वार्टर में उसकी अर्निंग्स जो हैं गिर जाएंगी। अगर प्राइस यहाँ गिरता है तो या तो प्रॉफिट टेकिंग है, या कोई बेसिकली अपनी पोजीशंस को यहाँ पे एग्जिट कर रहा है फॉर सम रीज़न, या किसी तरह का मतलब पहले बेच के प्राइस नीचे लाना और फिर उसको खरीद के ऊपर लेके जाने का जो है वो टारगेट है। बट दो प्राइसेस हैं, तो पहला एंट्री 75 पे लिया जा सकता है जो करंट प्राइस है। ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है, अभी भी 70-72 पे जाता है ये बार बार, तो 72-70 पे एंट्री की जा सकती है। और उसके बाद थोड़ा सा अमाउंट जो है मे बी 50% ऑफ जो अभी इन्वेस्ट किया उसको बकाया रखा जा सकता है, कि इन केस प्राइस जो है 50-55 लेवल्स को टच करती है, इवन 45 तक आती है, अगर आती है तो वहाँ पे एक और एंट्री ली जा सकती है, ताकि कॉस्ट की एवरेजिंग करी जाती है। इसके नीचे का लेवल मेरे को नहीं दिखाई देता है, बिकॉज बिल्कुल ही सेंस नहीं बनेगी कि कोई कंपनी जिसकी बुक वैल्यू 150 हो वो 40 रुपीज़ पे ट्रेड करे, जो प्रॉफिटेबल है, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू पोस्ट कर रहा है, और जिसका एनपीए जो है वो रिड्यूस हो रहा है। तो होपफुली ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। मैंने पहले भी कहा ये मेरा एनालिसिस था और इस बेसिस पे मैंने यहाँ पे शेयर्स खरीदे थे। ये जस्ट मैं शेयर करना चाह रहा था ताकि कोई अगर सोच रहा है इन शेयर्स को लेने के बारे में तो उसको ये इनपुट्स मिल जाए जस्ट फॉर नॉलेज से। तो यहाँ पे अगेन मैं बोल रहा हूँ, मेरी तरफ से कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आपको खुद चेक करना है, खुद एनालाइज करना है। और मैंने आपको अपना जो तरीका है एंट्री लेने का वो भी बता दिया कि अगर मेरे पास टोटल कैपिटल सपोज कीजिए कि 10,000 रुपये की लगाने के लिए है तो मैं 10,000 के एक बारी में शेयर्स यहाँ पे नहीं खरीदूंगा। आई विल डू मे बी 5-6,000 ट्रांजैक्शन ओवर हेयर, और फिर अगर मैं 4,000 कैश में रखूँगा या 5,000 कैश में रखूँगा कि दोबारा ये अगर और नीचे गिरता है 55 या 45 के लेवल्स पे तो वहाँ पे बाकी 5,000 से एंट्री ली जाए, ताकि उस केस में आपकी एवरेज कॉस्ट जो है वो अराउंड 60-62 पे हो जाएगी। तो अकाउंट ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं दिखेगा और वहाँ से रिकवरी इमीडिएटली फास्ट होने के बहुत तगड़े चांसेस हैं।
प्लस कंपनी अच्छा डिविडेंड पे कर रही है, तो सब कुछ इस कंपनी के बारे में पॉजिटिव है। अगर आपको इसके बारे में और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज अगर आप शेयर नहीं करोगे तो ये वीडियोस लोगों तक पहुंचेंगे नहीं, प्लस चैनल ग्रो नहीं करेगा। और मेरी भी मोटिवेशन जो होती है दोबारा ऐसे वीडियोस बनाने की, क्योंकि इसमें मेहनत लगती है, एनालिसिस होता है। और ये जो चीज़ मैंने आपको 15-20 मिनट में यहाँ पे समझा दी है, ये एनालाइज करने में, पूरी रिपोर्ट्स पढ़ने में, पूरा उस चीज़ को स्टडी करने में, उसकी एग्जैक्ट वैल्यूएशन निकालने में मेरे को टाइम लगता है। तो इसमें ऐसा नहीं होता कि ये कोई 5 मिनट का एनालिसिस है, एफर्ट होती है और क्वालिटी एनालिसिस मेरा देने की कोशिश है। अगर आपको अभी भी कोई इसमें डाउट है, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो कमेंट्स में लिखिए, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू यू। और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर योर टाइम। और अगर आपको किसी और स्टॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर वो ऐसा है जिसमें मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ या मैंने एटलीस्ट स्टडी कर रखा है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मैं इमीडिएटली वीडियो बना के आपको दे सकता हूँ वो इन्फॉर्मेशन। अगर नया होगा तो मुझे टाइम मिलेगा जब भी, मैं चेक करके उसकी एनालिसिस करके आपको प्रेजेंट कर सकता हूँ। तो थैंक यू फॉर योर टाइम वंस अगेन, और आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी।